रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। सीबीआई ने यूपी के हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस की जांच शुरू कर दी है। कल जांच एजेंसी की एक टीम हाथरस पहुंची और चंदपा थाने की पुलिस से केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज हासिल किए। आज सीबीआई टीम के कुछ और लोग हाथरस जाएंगे। वहीं कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके का मुआयना करेगी। कल ही सीबीआई ने इस मामले में अलग अलग धाराओं के तहत चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हत्या की कोशिश, गैंगरेप, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच सीबीआई की गाजियाबाद यूनिट कर रही है। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, इस जांच पर क्या है ताजा अपडेट? देखिए शारिक, का जो सीबीआई की टीम थी उसने कल ही जाकर हाथरस में जो इस केस से जुड़े दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। जो केस डायरी वगैरह है, जो विक्टिम का स्टेटमेंट है, मौके से मिले फोटोग्राफ हैं, वीडियोज हैं, वो सारी चीजें सीबीआई की टीम ने अपने कब्जे में ले ली हैं। अब जो सीबीआई की टीम है वो कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ जहां पर ये पूरी घटना हुई है वहां पर जाएगी और पूरी घटना को दोबारा से रिक्रिएट करेगी। इसके अलावा चूंकि विक्टिम फैमिली आज लखनऊ में है इसलिए उनका स्टेटमेंट भी बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कल जो है जब सीबीआई की टीम आएगी तो विक्टिम परिवार से बात कर सकती है, साथ में आरोपियों के परिवार से, गांव वालों से, पूरी घटना कैसे हुई, क्या इसमें टेक्निकल एविडेंस है, क्या फॉरेंसिक एविडेंस है, इन सब चीजों की कल से जो है सीबीआई गहन पड़ताल करना शुरू करेगी। और चूंकि आज सारे अधिकारी जिले के लखनऊ गए हैं इसीलिए सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद तो है, लेकिन आज केवल जो डॉक्यूमेंट मिले हैं हाथरस पुलिस से उन डॉक्यूमेंट को स्टडी किया जा रहा है और कल से सीबीआई एक्टिव मोड में आकर इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट को साथ ले जाएगी और वो पूरी घटना को दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। जी शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो हाथरस के पीड़ित परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश हुआ। पीड़िता के परिवार का यहां बयान दर्ज हो रहा है। पीड़िता के परिवार के 5 लोग भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचे, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट ले जाया गया। हाईकोर्ट में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी अपना पक्ष रख रहे हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि पीड़िता का जो परिवार है वो हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में पहुंचा है, जहां उसका बयान दर्ज किया जाएगा। यह मामला जब मीडिया में आया था तो हाईकोर्ट ने खुद इसमें सुमोटो लिया था और खासी नाराजगी जताई थी इस बात पर कि परिवार को अंतिम संस्कार तक करने का हक नहीं दिया गया। विक्टिम के भाई क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? जो भी घटना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहां मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई वो नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वहाँ प्रस्ताव कोई ऐसा आता है तो कुछ आप लोगों ने अपना राय विचार बनाया है? राय विचार इसमें कोई बनाने की नहीं, जो भी घटना है वो तो हकीकत है, जो भी है बताएंगे हम लोगों को। अगर मुलाकात होती है तो सीएम को भी बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे जो आप लोगों के साथ हुआ है। अच्छा, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि पीड़िता का परिवार इस वक्त हाईकोर्ट में मौजूद है, जहां उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। जिलाधिकारी और एसपी भी इस वक्त वहां मौजूद हैं। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने खासी नाराजगी जताई थी, क्योंकि जिस तरह से सरकार और प्रशासन ने परिवार को बच्ची का मुंह तक नहीं देखने दिया और आनन फानन में रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कमाल है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, सीधे कमाल के पास चलते हैं। कमाल, बयान रिकॉर्ड हो रहा है अंदर? कोर्ट के अंदर वो गया है और ये बताया गया था कि तकरीबन 2:15 बजे के आसपास बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी जो इसकी सुनवाई करेगी। और 3 पॉइंट्स हैं जिसको एग्जामिन करना है हाई कोर्ट को। पहला पॉइंट तो ये है कि जो पीड़िता जो लड़की है जो मर चुकी है उसका और उसके परिवार को जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 और 25 से फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स मिलते हैं उसका वायलेशन तो नहीं हुआ है। दूसरा ये कि जो रात में जिस तरह से उसकी बॉडी को का अंतिम संस्कार कर दिया गया या जला दिया गया, तो क्या ये जो सनातन हिंदू धर्म के जो रस्म रिवाज हैं उनका पालन किया गया या नहीं पालन किया गया, और ये सब करने में क्या हाईकोर्ट ने जो अपना सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के लिए जो एक
ऑर्डर जारी किया था उसमें लिखा है, 3 वर्ड यूज़ किए हैं कि क्या ये सरकार ने जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, स्टेट एजेंसीज़ हैं, स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, क्या उन्होंने ये इलीगली, ऑपरेसिवली और हाई हैंडेडली ये काम किया है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि इसमें लड़की के और उसके परिवार के फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, तो जो लोग उसके लिए दोषी पाए जाएंगे कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अदालत ने इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के 1995 के एक जजमेंट को कोट किया है, जिसमें ये कहा है कि जो आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ देता है, वो ज़िंदगी में राइट टू लाइफ देता है, लेकिन इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ जो राइट टू डिग्निटी और राइट टू फेयर ट्रीटमेंट है, ये दोनों भी उसमें इंक्लूडेड हैं। इंसान अगर जिंदा है तो उसका राइट टू लाइफ है, और अगर उसकी मौत हो गई तो राइट टू डिग्निटी और राइट टू फेयर ट्रीटमेंट जो है वो उसको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से। ये जज साहिबान ने अपने उस ऑर्डर में लिखा है। ये 1995 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसको उन्होंने कोट किया है। तो उस पूरे ऑर्डर में महात्मा गांधी से लेके ऑस्कर वाइल्ड तक तमाम लोगों को कोट किया गया है। ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि मौत भी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, भूरे रंग की मिट्टी के नीचे, ऊपर हरी घास के नीचे जो एक खामोशी में एक आदमी दफन हो रहा है, उसकी भी एक डिग्निटी है और वो मौत भी खूबसूरत होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें कोट की गई हैं। तो बहरहाल अदालत में जो पीड़ित परिवार है उसका बयान दर्ज होगा, उनसे पूछा जाएगा कि बच्ची का जो क्रेमेशन हुआ उसमें उनको किस तरह की शिकायतें या परेशानियां हैं, और जो बड़े अफसरान बुलाए गए हैं उनसे उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। उसके बाद अदालत इस सिलसिले में कोई आदेश दे सकता है। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए और इत्मीनान से यह बताने के लिए कि किन मुद्दों पर आज कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। तो परिवार कोर्ट के अंदर मौजूद है, थोड़ी देर में वो अपना बयान दर्ज कराएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बताएंगे कहां से गिरफ्तार हुए क्रिकेट के सट्टेबाज। राजस्थान के करौली जिले की पुलिस ने पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी का नाम दिलखुश मीना है। फिलहाल इस मामले को जांच के लिए CBCID को ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोप है कि 3 दिन पहले मंदिर की जमीन को कब्जे के मामले में गांव के ही कुछ दबंगों ने मंदिर के पुजारी को आग लगाकर मार डाला था। पुजारी आग लगने से बुरी तरह झुलस गए थे। उनकी मौत जयपुर के अस्पताल में हो गई थी। राजस्थान में साधु की हत्या का मामला अभी गर्म था कि यूपी के गोंडा जिले में राम जानकी मंदिर के महंत को गोली मार दी गई। जख्मी पुजारी लखनऊ में भर्ती है। पीड़ित महंत का आरोप है कि माफिया मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन स्थानीय पुलिस जातिवाद में उसे पनाह दे रही है। करीब 2:30 बजे रात बदमाश राम जानकी मंदिर पहुंचे और पुजारी को गोली मारकर फरार हो गए। उनकी सुरक्षा में लगे होमगार्ड सोते रह गए। पुजारी और महंत का कहना है कि एक माफिया जिसके ऊपर 35 आपराधिक मुकदमे हैं, वह मंदिर की 150 बीघा जमीन कब्जा करना चाहता है और पुलिस उससे मिली हुई है। जो भी हो रहा है प्रशासन के सह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उस माफिया के अंडर में काम कर रहा है। हमारी बात भी हुई थी, वो भी मैं रिकॉर्डिंग साझा करूँगा। पुलिस का कहना है कि उसने फौरन मुकदमा लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। मंदिर के महंत का आरोप है कि पहले भी उनके ऊपर हमले हुए हैं, लेकिन जिस माफिया से विवाद है उसने उनकी सिक्योरिटी तक हटवा दी है। वो इतना पावरफुल है। हर टॉप 10 अपराधियों पे कार्रवाई की गई, लेकिन अमर सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण है कि अमर सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? जैसे ही वो छूट के आया तो कुछ राजनीतिक दबाव, बस हमारी सुरक्षा को उसने हटवा दिया।
पुजारी पर हमले पर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस ने जिलेवार एक नक्शा जारी कर अगस्त 2018 से अब तक 20 साधुओं की हत्या का आरोप लगाया है और विपक्षी दल भी इस पे सरकार को घेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न बहन बेटियां सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश के मुखिया संत अपने आप को कहते हैं और उनके रहते उत्तर प्रदेश में लगातार साधुओं की हत्याएं हो रही हैं। फिर गोंडा में जिस तरीके से साधु पर हमला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में एक सिलसिला जारी हो गया है कि एक जात विशेष के लोगों पर हत्या करना, उनकी जमीन कब्जा करना, उनको बेइज्जत करना, एक जात विशेष के लोगों का तांडव उत्तर प्रदेश में चल रहा है। एक मंदिर की जमीन पे कब्जा जो है अपने आप में बहुत बड़ा आपराधिक काम है, लेकिन महंत जो जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, अगर ये सच है तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे संस्थाओं और सरकार में बैठे हुए एक जाति के लोगों से दूसरे जाति के लोगों का विश्वास टूटता है और समाज में विभाजन पैदा होता है। गोंडा में अनुराग के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक तेज रफ्तार फरारी कार से टक्कर में एक 50 साल के गार्ड की मौत हो गई। गार्ड येसु बाबू पास बन रही इमारत में वॉचमैन का काम करते थे। तेज रफ्तार फरारी माधोपुर से जुबली हिल्स की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। हादसा इतना जबरदस्त था कि गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीन पर धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। कार को भी जब्त कर लिया गया। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। बिहार के बक्सर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। यही नहीं, सबूत मिटाने के लिए हैवानों ने महिला के 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। दरअसल महिला अपने बेटे के साथ बैंक जा रही थी, तभी गांव के ही 2 लोगों ने उसे अगवा कर लिया। इन 2 लोगों के साथ दूसरे 5 आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सबूत मिटाने के लिए महिला की साड़ी में ही बांधकर महिला और उसके बच्चे को नहर में फेंक दिया। बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला को अचेत अवस्था में बरामद किया गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 6 अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई। यूपी के झांसी में नाबालिग ने रेप का आरोप लगाया। उसने इस मामले में केस दर्ज किया है। नाबालिग का कहना है 10 से ज्यादा लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए और उसका वीडियो बनाया, उसके पैसे भी छीन लिए। वहीं एक लड़के ने बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों के खिलाफ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए फरदीन और राहत नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर को जीबी रोड इलाके में सिविल डिफेंस जवान अमन का मोबाइल छीना गया था। अमन ने एक बदमाश को पकड़ लिया था, जिसके बाद दूसरे बदमाश ने अमन और उसके दोस्त अनिरुद्ध पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग के 5 लोगों को पकड़ा है जो मुसाफिरों के साथ घुल मिलकर उन्हें ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस को 6 अक्टूबर को संजय नाम के मुसाफिर ने इस गैंग द्वारा खुद को ठगे जाने की शिकायत की। सीसीटीवी जांच के बाद पुलिस ने इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने 18 लोगों को T20 लीग के दौरान गैरकानूनी तौर पर सट्टा लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापे के दौरान 6,45,000 कैश, 17 मोबाइल फोन और एक टीवी जब्त किया। आगे की जानकारी है। जानकारी मिलने के बाद 5 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर और नागपुर शामिल है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से इन जगहों पर छापे मारे। राजस्थान के टोंक जिले की पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। आज के लिए इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।